नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 27 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के तो इतने सारे न्यूज़ हैं कि पीटी मेंस दोनों के रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ हैं। दोनों पेपर को मैंने कंबाइन किया हुआ है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए। होली बीत चुका है और अगर आप अभी सीरियस नहीं हुए तो सारा समय आपका निकल जाएगा, यकीन मानिएगा। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, अब कर रहे हैं मैसेज होली बीतने के बाद। पता नहीं अब तक कहाँ थे। अभी तक तो मैंने GS1 GS2 लगभग में कंप्लीट करवा दिया है आंसर राइटिंग में, तो पढ़ के ही कंप्लीट किया होगा उन लोगों ने। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप अभी भी शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, एक छोटा सा टारगेट बना लीजिए, साप्ताहिक टारगेट बना लीजिए या मंथली बना लीजिए और उसमें पढ़िए रोज़ कि आज मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है या 4 कंप्लीट करना है। सेल्फ स्टडी में ही कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसी प्रकार से कीजिए, ठीक है। जब तक टारगेट नहीं होगा आपका डे टू डे तब तक डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा एक पढ़ने का, और सेल्फ स्टडी में तो बिल्कुल भी नहीं बन पाता है डिसिप्लिन। लाइब्रेरी में घंटों बैठे रहते हैं और यूटिलाइजेशन 0% होता है आपका। इसीलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा। अब समय निकल रहा है, अभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा, फिर 2025 का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन तो सारे पॉलिटिकल हैं और एक न्यूज़ है नीचे जिसके पश्चात हम लोग आज के आर्टिकल पर चलेंगे। हेडलाइन सारे पॉलिटिकल थे। एक था कि भाई गाजा में ये देखिए एड गिराए जा रहे हैं, सहायता के लिए भोजन वायु के थ्रू गिराया जा रहा है गजा में, और गजा में सीज फायर को लेकर UNSC में रिजोल्यूशन को पास किया गया है जिसमें बोला गया है कि सीज फायर को लागू किया जाए वहाँ पर। और लोगों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई है, बच्चे मरे हैं, 40% तो बच्चे मरे हैं जितने भी लोग मरे हैं उनमें। इसको लेकर UNSC ने बोला है कि वहाँ पर अब सीज फायर का ऐलान होना चाहिए, लेकिन अभी भी सीज फायर को लेकर इजराइल और हमास के बीच में समझौता नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारे इजराइल के बंदी जो हैं वो हमास के कब्जे में ही हैं और युद्ध तो लगभग में चालू ही है। लोगों को एयर के थ्रू में एड दिया जाता है। आप खुद ही समझिए क्या वहाँ पर हालत होगा। चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर चलते हैं, एक छोटा सा न्यूज़ देखते हैं और शायद ही ये रिपोर्ट पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप बता देंगे, वहाँ पर एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे, इसका ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है कि ये किसका रिपोर्ट है, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी करता है ये हुरून ग्लोबल, ये एक फर्म है, ये रिच लिस्ट जारी करते हैं। इसमें इस बार बताया गया है कि दुनिया में तीसरे नंबर पर मुंबई शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा बिलियनर रहते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क है, फिर लंदन है, फिर मुंबई है, फिर बीजिंग का नाम आता है। न्यू दिल्ली जो है 57वें नंबर पर आता है बिलियनर के मामले में, रिच लोगों के मामले में। और जो मुंबई है, मुंबई को बोला गया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनर कैपिटल है ये, मतलब कि सबसे ज़्यादा बिलियनर यहीं पर ऐड हो रहे हैं। 26 बिलियनर तो पिछले साल ही इसमें ऐड हुए हैं। तो बस ये छोटा सा रिपोर्ट था, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं, WHO का एक रिपोर्ट आया है उसको पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम लोग आगे की न्यूज़ को करेंगे, ओके। देखिए WHO का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में से सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा सकता है कि फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये WHO के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहला सवाल तो यही हो गया। अब ये रिपोर्ट क्या है, क्या इसमें बोला गया है, उस चीज़ को ज़रा सा देख लेते हैं। छोटा सा ही रिपोर्ट है, उसके पश्चात हम लोग द हिंदू के एक मुख्य न्यूज़ पर चलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। हाल ही में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक अंतराल को, किसमें, तो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में, वर्ल्ड में जो हेल्थ को लेकर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी क्लिनिक हो, वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उनके बीच में जो जेंडर गैप है उसके बारे में चर्चा किया गया है। लैंगिक अंतर को समाप्त करने की दिशा में एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक क्या है, फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट, अर्थात स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित अंश रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या है, स्वास्थ्य व देखभाल कार्यबल में लैंगिक असमानताएं, मतलब महिला पुरुष का जो रेशियो है वो इसमें कम है। कहीं पर पुरुष ज़्यादा हैं तो कहीं पर महिलाएं ज़्यादा हैं, कहीं पर महिलाएं ज़्यादा हैं तो उनको उस हिसाब से वेतन नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ के बारे में इसमें चर्चा की गई है। भुगतान प्राप्त वैश्विक स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल में 67% महिलाएं शामिल हैं। कितनी परसेंट, 67%, यानी कि महिलाएं इस क्षेत्र में डोमिनेट करती हैं। नर्स में और केयरिंग में ज़्यादा आपको महिलाएं दिखेंगी इस सेक्टर में,
ठीक है। इसके अतिरिक्त वे सभी अवैतनिक देखभाल गतिविधियों का अनुमानित 76% का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे चीज़ जिसमें वेतन नहीं होता परमानेंट, बल्कि डे टू डे होता है या कोई और काम होता है, उसमें 76% किसका योगदान है? तो महिलाओं का योगदान है। यह वैतनिक और अवैतनिक देखभाल कार्य दोनों महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता को उजागर करता है। निम्न या मध्यम आय वाले देशों में महिलाओं की आय 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बेहतर हो सकती है यदि उनका वेतन अवैतनिक काम तक पहुंच पुरुषों के बराबर हो। ऐसा बोला गया है कि अगर इन सभी जगहों पर पुरुष और महिलाओं का वेतन भी अगर समान कर दिया जाए तो भी महिलाओं की आय जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। निर्णय लेने पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, निर्णायक मामलों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे पोजीशन, ऐसे पद जहां पर निर्णय लिए जाते हैं बड़े, वहां पर महिलाओं का योगदान कम है। महिलाओं को निचले दर्जे की भूमिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। हॉस्पिटल या केयर सर्विस जितने भी होते हैं उसमें निचले दर्जे का नर्स में हो सकते हैं, कंपाउंडर के पद पर हो सकते हैं, लेकिन निर्णायक पदों पर हॉस्पिटल या हेल्थ सेक्टर में महिलाओं की मौजूदगी बहुत ही कम है। इनमें अधिकांश नर्सें व मिडवाइफ शामिल हैं और ये निचले तबके के जॉब होते हैं। हालांकि नेतृत्वकारी भूमिका में उनका प्रतिनिधित्व कम है। चिकित्सा विशेषताओं में अभी पुरुषों का वर्चस्व है। रिपोर्ट के अनुसार 35 देशों में डॉक्टरों में 25% से 60% महिलाएं हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ में 30 से 100% के बीच महिलाएं ही हैं। डॉक्टर में तो 25 से 60% के करीब में है, दुनिया भर के देशों की बात हो रही है, लेकिन नर्सिंग में 30 से 100% के बीच में महिलाएं ही डोमिनेट करती हैं नर्सिंग में। ओके, इसका कारण क्या बताया गया? इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि स्वास्थ्य प्रणाली जो है उसमें निवेश कम होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कम आते हैं, उसमें पैसे कम लगाए जाते हैं। इस कारण से इस तरह की चीज़ें देखी जाती है और अवैतनिक चीज़ों का इसमें बढ़ता जा रहा है दायरा। अवैतनिक का मतलब परमानेंट वेतन पर रखने वाले लोग। देखभाल का अवमूल्यन, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जाने वाली देखभाल को कम महत्व दिया जाता है, जिससे कम वेतन, खराब कामकाजी स्थिति, उत्पादकता में कमी, संबद्ध क्षेत्रों पर नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। बात कहने का एक मात्र सिंपल सा चीज़ ये है ना कि महिलाओं को इस क्षेत्र में या तो बिना वेतन के, परमानेंट वेतन का रखा जाता है डे टू डे बेसिस पर, या तो अगर रखा भी जाता है तो उनको कम वेतन मिलता है। उनके पद जो होते हैं वो निम्न पद होते हैं, छोटे मोटे पद उनको मिलते हैं। उनमें उनकी भागीदारी कहीं कहीं पर 100% तक है, लेकिन उनका वेतन जो होता है वो कम होता है। डिसीजन लेने वाले, डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो होते हैं या पद जो होते हैं, उन पर उनकी भूमिका कम है, उनमें उनका रेशियो अभी भी कम है। ये बोला गया, इसमें सबसे बड़ा चीज़ तो यही बोला गया है। लैंगिक वेतन अंतर के निहितार्थ क्या होते हैं? अब किसी महिला को अगर कम मिलेगा वेतन तो क्या होगा? परिवार समुदाय में निवेश करने में भी उनकी भूमिका कम होगी। विश्व स्तर पर औसत महिलाओं द्वारा अर्जित आय के 90% का व्यय अपने परिवार के देखभाल के लिए किया जाता है, जबकि पुरुषों की आय का केवल 30 से 40% ही उक्त संबंध में व्यय किया जाता है। ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में कहा गया है। हिंसा का भी उच्च स्तर है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में महिलाओं को असमान रूप से लैंगिक हिंसा का उच्च स्तर का सामना करना पड़ता है। ये बताया गया WHO के रिपोर्ट में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में। अनुमानों के अनुसार विश्व के सभी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में होने वाली हिंसा का योगदान 1/4 है। अगर दुनिया में कहीं पर 100 हिंसा हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, तो उसका 25 हिंसा जो है वो कहाँ पर हो रहा है? तो स्वास्थ्य सेक्टर में ही महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। ये बताया गया कि इसमें इस रिपोर्ट बताया गया है। अब भारत का परिदृश्य क्या है? भारत महिलाएं अपने कुल दैनिक कार्य का समय का लगभग 73% अर्थात राष्ट्रीय दैनिक समय उपयोग सर्वेक्षण के माध्यम से दर्ज किए गए अवैतनिक भुगतान किए गए कार्य हेतु नियोजन किया गया संयुक्त औसत समय अवैतनिक कार्यों पर खर्चा करती हैं। ऐसे कार्यों पर 73% समय खर्चा कर देती महिलाएं जहां पर वेतन उनको नहीं मिलता है, जबकि पुरुष के दैनिक कार्य में अवैतनिक कार्य का अंश केवल 11% है। पुरुष पे केवल दिन का 11% समय ही जो है वो अवैतनिक कार्यों पर खर्च करते हैं। बाकी जो समय होता है 89% वो वेतन वाले कार्यों पर पुरुष खर्च करते हैं। ये बताया गया। इसका आप यूज कहाँ पर करेंगे? तो जहाँ पर भी लैंगिक संबंधित चीज़ें या विभेद संबंधी चीज़ें या महिलाओं संबंधी चीज़ें पूछी जाएंगी तो वहाँ पर इसका रेफरेंस देना है आपको। ये कोई चिपकाने के लिए घर में नहीं है। ऊपर एक पीटी का फैक्ट था, बाकी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो रेफरेंस है। मेंस में आप उसको रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, निबंध में लिखेंगे, GS2 GS1 पेपर में लिखेंगे। ओके, यही वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपके आंसर को अलग बनाती है। बाकी सब तो वो कारण प्रभाव तो लिखते ही हैं, सकारात्मक नकारात्मक रटा रटाया पॉइंट लिखते हैं सब। यही वो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पॉइंट को अलग बनाती है। ओके, यूनाइटेड किंगडम में लगभग 4.5 मिलियन लोगों ने कोविड-19 के दौरान अवैतनिक कार्य किया, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 59% अर्थात 3 मिलियन थी।
स्वास्थ्य देखभाल का वैश्विक संकट क्या है? रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल कार्यों में निवेश दशकों से अपर्याप्त रहा है, जिससे विश्व स्तर पर संबद्ध क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुआ है। और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें अभी भी विनिवेश जो है, निवेश जो है वो कम है। इसके कारण से ये सब चीज़ें देखी जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। छोटा सा रिपोर्ट था। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो न्यूज़? वो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। देखिए, उसको ज़रा सही से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है वो न्यूज़। ओके, देखिए क्या है, द हिंदू में न्यूज आया था, फ्रंट पेज पर ही था कि सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम द चाइना, इंडिया ज्वाइन द रेस टू माइन सी पैच। अब ये क्या मतलब है भाई इसका तात्पर्य ये है कि चीन से थ्रेट को देखते हुए, चीनी संकट को देखते हुए भारत सरकार और भारत जो है वो आने वाले समय में सी में, समुद्र के अंदर एक पैच है जिसका मैं नाम बताऊंगा भी, वहाँ पर खनन का कार्य शुरू कर सकती है। किसके लिए खनन किया जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निकेल व मैग्नीज़ के लिए किया जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये जगह है हिंद महासागर में। ये जगह है कहाँ पर है? हिंद महासागर में। उस जगह का नाम क्या है? उसका नाम होता है एफएनसी निकितन सी माउंट। एफएनसी निकितिन बोला जाता सी माउंट। अब ये क्या है? तो ये रूसी एक्सप्लोरर थे, उनके नाम पर इस जगह का नाम दिया गया। मैं उसका लोकेशन दिखाऊंगा आपको, लेकिन देखिए दरअसल न्यूज़ क्या है। ये मत्स्य 600 है। ये भारत का इंडिजिनस डेवलप किया हुआ एक व्हीकल है, जिसका काम क्या होगा? जिसका काम है समुद्र के अंदर जाकर उन पैच का पता लगाना, रिसर्च कंडक्ट करना, माइंस का पता लगाना, मटेरियल का पता लगाना। इसके लिए भारत में इसको डिजाइन किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? मत्स्य 6000 इसका नाम है। ये क्या है? ये सी एक्सप्लोरेशन व्हीकल है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी है क्या? टाइटैनिक मूवी का सबसे शुरुआत का सीन क्या रहता है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं एक बड़े से गोले से आकार के मशीन में, और वो कहाँ जाते? टाइटैनिक का वीडियो बना रहे होते हैं। याद कीजिए, वहीं से मूवी शुरू होता है। तो उसी तरह का ये मशीन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा? इसके अंदर लोग बैठेंगे, रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट बैठेंगे, इंजीनियर्स बैठेंगे, और जाएंगे कहाँ पर? तो माइंस का पता लगाने के लिए, या फिर जो प्राकृतिक मटेरियल होते हैं उनका पता लगाने के लिए। इसको भारत में ही डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है? मत्स्य 6000 इसका नाम है। अब देखिए क्या है यहाँ पर न्यूज़ में कि ISBA, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जमाइका में इसका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर भारत सरकार ने अप्लाई कर दिया है कि हमें क्या चाहिए? हमें अब चाहिए परमिशन। हम इन क्षेत्रों में क्या करना चाहते हैं? तो खनन करना चाहते हैं। और ये जो जगह है, यहाँ पर चीन भी खनन करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका ने भी दावा किया कि हम इस क्षेत्र में खनन करना चाहते हैं। भारत सरकार ने भी दिया है वहाँ पर अपना एप्लीकेशन कि आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर खनन कर सकते हैं। किस चीज़ का खनन करेंगे हम बंधुओं? तो निकेल और मैग्नीज़, इसका हम खनन कर सकते हैं। कितना बड़ा इलाका है? तो ये जो ANC माउंट है, AN मतलब यही, एफएनसी निकितन सी माउंट जो है, ये स्ट्रक्चरल फीचर 400 किलोमीटर लॉन्ग और 150 किलोमीटर वाइड के करीब में भारत के कोस्ट से 3000 किलोमीटर दूर स्थित हिंद महासागर के सेंट्रल हिंद महासागर में स्थित है। सेंट्रल इंडियन ओशियन में स्थित जगह है। मैं लोकेशन दिखाऊंगा भी आपको, बस पहले आप समझिए इस चीज़ को क्या है। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का गेम है। यही वो प्राकृतिक संपदाएं हैं जिसको लेकर दक्षिणी चीन सागर में इतना ज़्यादा विवाद होता है। अगर हम हिंद महासागर में इन चीज़ों पर कब्जा नहीं करेंगे तो कल को हो सकता है कोई और यहाँ से एक्सप्लोर कर ले। अब मुझे बताइए कि कितना नॉटिकल माइल तक किसी भी देश का ज्यूरिडिक्शन होता है कि वहाँ तक वो खनन कर सकता है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? इंडियन के कोस्ट से 3000 किलोमीटर दूर सेंट्रल इंडियन ओशियन में जा रहे हैं, जहाँ पर किसी भी देश का कोई ऐसा आधिपत्य स्थापित नहीं होता है। तो वहाँ पर हमें ISBA से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके पश्चात हम वहाँ पर खनन शुरू कर सकते हैं। अब जरा इसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि कितना गहरा होगा ये। लगभग में 4800 किलोमीटर गहरा है और 1200 मीटर के करीब में रिच है ये। 1200 मीटर का यहाँ पर किसका है? तो कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज़ का प्लेट है एक बहुत ही मोटा सा, जिसमें ये सब अच्छे खासे मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका लोकेशन ज़रा देख लीजिए कहाँ है। लोकेशन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए यही है वो क्या बोला जाता है? निकितन सी माउंट बोला जाता है इसको। यहाँ पर है ये भारत के कोस्ट से लगभग में 3000 किलोमीटर दूर है। 200 नॉटिकल माइल तक समुद्री मील तक, समुद्र में दूरी निकालने का नॉटिकल माइल होता है। 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी देश का एक क्षेत्र होता है जहाँ पर वो खनन वगैरह कर सकता है। लेकिन ये 3000 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर श्रीलंका का भी कोस्ट है, देख सकते हैं आप, यहाँ से भी है ये डिस्टेंस इसका। इस क्षेत्र में चीन भी कर रहा है कोशिश कि हम भी करें, लेकिन हमने बोला है कि हमने अब यहाँ पर खनन शुरू करना है। कहाँ पर है ये? तो ये आपको मिलेगा हिंद महासागर में। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट है
कहाँ पर है ये? सेंट्रल हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा व्हीकल? तो मत्स्य 6000 ये व्हीकल हमने बनाया है, जो क्या होगा? सी एक्सप्लोरेशन व्हीकल है। इसकी मदद से हम वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। अब हम वहाँ पर खनन शुरू करना चाहते हैं। कोबाल्ट और निकेल, उसके पश्चात से कौन सा? तो मैग्नीज। ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भारी स्तर पर उपयोग किए जाते हैं। अब IBSA के बारे में देखिए क्या है। ISA इंडियन सीबेड अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। इस निकाय को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं महासागरों के समुद्रों में पाए जाने वाले निर्जीव संसाधनों के संबंध में अन्वेषण तथा अन्वेषण तथा या खनन आदि कार्यों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है, रेगुलेट करने के लिए स्थापित किया गया है। निर्जीव का मतलब होता है जो जीव जंतु ना हो। जैसे सवाल एक जीवित जीव है, लेकिन जो माइन होंगे वो निर्जीव है। ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के काम में सक्रिय रूप से योगदान देता है। 2016 में भारत को ISA के परिषद के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित भी किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आपके लिए छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इस लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। ये एक फेस्टिवल है जो कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगाड़ी नाम है इसका, इस फेस्टिवल का। देख ही सकते हैं विशाखापत्तनम के दौरान ये यात्रा निकाल रहे हैं किस फेस्टिवल के लिए? तो उगाड़ी फेस्टिवल कहा जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है बंधुओं? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसको बस इतना ध्यान में रखिएगा। इस फेस्टिवल के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। ये PT के छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो इसरो से संबंधित है। इसरो का स्टार्ट कार्यक्रम क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है स्टार्ट। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें क्या है भाई? इसके तहत रखा गया कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो शिक्षा संबंधित होते हैं, जहां पर फिजिकल साइंस या कोई भी साइंस से संबंधित कोई भी कोर्स कंडक्ट करवाया जाता है, वहां पर इसरो जाते हैं। इसरो की टीम से लोग जाते हैं या उनके बच्चों को बुलाया जाता है। एक छोटा सा ट्रेनिंग मॉड्यूल कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके तहत बच्चों को स्पेस साइंस के बारे में, बच्चे क्या होंगे? UG PG के बच्चे होते, बच्चे क्या मतलब स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस के बारे में थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें इंटरेस्ट के लिए बातचीत की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है उनको। बस इसी का प्रोग्राम है। कौन कंडक्ट करवाता है इसको? तो इसरो के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और जो स्पेस साइंस का इंट्रोडक्टरी सेक्शन है ना, इंट्रोडक्शन का सेक्शन, जिसमें हर टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है, उसको वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें कोई भी स्टूडेंट अगर इनरोल करना चाहे तो आप वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन होता है और 12 अप्रैल से करीब में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो अलग अलग कॉलेज में जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या अप्लाइड फिजिक्स, जहाँ पर जो चीज़ पढ़ाया जाता है वो सब इसके लिए क्या हो सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसरो के द्वारा चलाया जाता है। देश में एक स्पेस साइंस को लेकर माहौल बनाने के लिए UG PG या अंडर ग्रेजुएट के लास्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए इस चीज़ को चलाया जाता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। इसी से पूछा जाएगा आपसे, अगर पूछा भी जाता है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि 2 more die ऑफ मंकी फीवर इन कर्नाटका। मंकी फीवर जो है इसको क्यासूर फॉरेस्ट फीवर भी कहा जाता है। समझेंगे इसको कि क्या है ये, क्यों खतरनाक है। आज तक इसका वैक्सीन नहीं बना पाए हम, अभी तक सक्सेसफुली आज तक वैक्सीन नहीं बना पाए। हमने कोशिश ज़रूर की है, कर भी रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, लेकिन आज तक हम इसका वैक्सीन 100% क्योर वाले नहीं बना पाए हैं। कुछ आए तो हैं इसके नाम से, लेकिन वो क्योर नहीं कर पाते हैं। क्या है ये क्यासूर फॉरेस्ट डिजीज़? इसके बारे में समझेंगे। ह्यूमन और बंदर दोनों को प्रभावित करता है ये, और हर साल इसके मामले आपको देखने को मिलेंगे। इस समय ये मार्च से अप्रैल मई तक के महीनों में आपको हर साल ये मामले देखने को मिलते ही हैं। इसके बारे में ज़रा हम लोग समझ लेते हैं, उसके पश्चात अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखिए इसको क्या बोला जाता है कि ये क्यासानूर भी बोला जाता है, मैंने क्यासूर बोल दिया। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण से होता है। इस डिजीज़ के वायरस का ही नाम रख दिया गया, ये वायरस, जो मुख्य रूप से मनुष्यों और बंदरों को प्रभावित करता है। 1957 में इस रोग की पहचान सबसे पहले कर्नाटक के क्यासानूर जंगल में एक बीमार बंदर में की गई थी। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस। ओके, तब से प्रतिवर्ष 400 से 500 लोग इस रोग से ग्रसित होने के मामले सामने आए हैं। परिणाम स्वरूप KFD पूरे पश्चिमी घाट में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरी है। जंगल में बंदर से लेकर इंसान दोनों प्रभावित होते हैं। हर साल कुछ न कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है। इससे बचने के उपाय बहुत ही कम हैं।
अगर ये हो जाता है तो उसके बाद इसका उपचार जो है वो अभी तक 100% क्योर वाले उपचार नहीं संभव हो पाए। कितने वर्ष हो गए हैं? 1957। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खतरनाक है ये। यह वायरस मुख्य रूप से हार्टिटिकस यानी कि हेमाफिसालिस स्पिंगोनेरा बंदरों के कृंतकों और पक्षियों उपस्थित होता है। मनुष्यों में यह कुटिक या टिक नामक कीट के काटने या संक्रमित जानवर एक बीमार या हाल में ही मृत बंदर के संपर्क में आने से ये फैलता है। अगर कोई संक्रमित बंदर है या कोई कीट है वो अगर आपको काटता है या उसके संपर्क में आप आते हैं तो आपसे फैल सकता है, यानी कि संक्रमित है ये। लक्षण क्या होता है? ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, 5 से 12 दिनों तक तेज बुखार का आना। इसके कारण होने वाली मृत्यु का दर 3 से 5% है, जो मृत्यु का दर काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। ठीक है। रक्त से वायरस को अलग करके या पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा आणविक परीक्षण से बीमारी के प्रारंभिक चरण में निदान किया जा सकता है। प्रारंभिक चरण में, बाद में सेरोलॉजिकल परीक्षण में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बोल्ट या सोरोलॉजिक एसे एलिसा का उपयोग किया जा सकता है, जिसके द्वारा लोगों को क्योर किया जाता है। अलग अलग उपचारों को जोड़ कर उपचार करने की कोशिश करते हैं। उपचार और रोकथाम क्या है इसका? मुख्य रूप से मंकी फीवर का कोई विशेष इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अभी तक इसका संभव नहीं हो पाया है। KFD हेतु फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मौजूद है। KFDV एक वैक्सीन मौजूद है, लेकिन जब आदमी को बुखार लग जाता है, जब वो बीमार हो जाता है, उसके पश्चात ये वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो पा रही है अभी भी। ये चीज़ सही रहेगा, ये चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। इतना छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ पर ये फैलता है? आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है कि हाल ही में पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी के भारत में इस बीमारी के जो मरीज़ हैं वो मिले हैं। उत्तर पूर्वी भारत कहाँ से आ गया? मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के जो राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में आपको इसके मरीज़ देखने को मिलेंगे। क्यासानूर फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। वहीं पर 1957 ईस्वी में इसको ढूंढा गया था। अब एक बॉडी है जिसका नाम है UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अनक्लॉज बोला जाता है इसको। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है उसके कारण भी चर्चा में है। साथ ही साथ में फिलीपींस गए हैं हमारे विदेश मंत्री जी, एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री जी फिलीपींस गए हैं। वहाँ पर उन्होंने फिलीपींस के जो प्रमुख हैं उनसे भी मुलाकात की और फिलीपींस के सॉवरेंटी को भारत का समर्थन है ये बयान भी दिया। अब इसका क्या तात्पर्य है? दरअसल में फिलीपींस और चीन के बीच में विवाद चल रहा है। बहुत ही भारी स्तर पर दक्षिणी चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना प्रभुत्व 100% जताता है, जबकि वो अगल बगल के जो देश हैं, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सभी देश अपना भी दावा उस पर करते हैं। 9 डैश लाइन है दक्षिणी चीन सागर में, जिसको क्या मानता है? चीन। जिसको चीन मानता है कि ये है उसकी सीमा, जो सभी जो बाकी देश हैं उनके सीमा के ठीक बगल से गुजरती है। मानता है कि पूरा चाइनीज एरिया है। 9 डैश लाइन जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड PCS मेंस का सवाल है कि 9 डैश लाइन किससे संबंधित है। तो लेकिन जो अलग अलग देश हैं, फिलीपींस है वो अपना दावा करता है, वियतनाम वो अपना दावा करता है। दक्षिणी चीन सागर में भी युद्ध इसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि स्ट्रेटजिक रूप से और प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका भरपूर मात्रा यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर ऑयल भी पाए जाते हैं और भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन का यहाँ पर भंडार है। इसके कारण से ये जो क्षेत्र है हमेशा अशांत रहता है। फिलीपींस जो है उसकी स्वायत्ता को, उसकी जो सॉवरेंटी है उसका भारत हमेशा समर्थन करता आया है। भारत के जो INS सुमेधा है या INS सुमत्रा है वो वहाँ पर मौजूद है और फिलीपींस के साथ में वो युद्धाभ्यास भी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो UN क्लॉज एक संधि है जो चर्चा में रहता है हमेशा इन्हीं सब विवादों के कारण से। UN क्लॉज 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है। किसके लिए? समुद्र और महासागर। हिंद महासागर है, बे ऑफ बंगाल छोटा सा एक समुद्र का इलाका हो सकता है। तो महासागर और समुद्र के इलाकों को विनियमित करता है, कौन किसको यूज करेगा, कौन किसको उपयोग नहीं करेगा। इसी ने डिसाइड किया था कि 200 नॉटिकल माइल तक जो देश होंगे उनका एक क्षेत्र हो सकता है जिसमें वो खनन वगैरह कर सकते हैं। यह समुद्री संसाधनों, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण, समान उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। UN क्लॉज निम्नलिखित मामलों में भी संबोधित करता है। देशों की संप्रभुता से जुड़ा मामला, जैसे फिलीपींस का मामला भी मैंने आपको बोला। भारत सरकार या फिलीपींस की गवर्नमेंट बार बार क्या बोलती है कि दुनिया के समुद्र के नियम कानून है उसका पालन करना चाहिए, नियम कानून आधारित विश्व व्यवस्था होनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि दुनिया के सभी देश समुद्री नियम कानून को बराबर तरीके से माने, कोई कहीं पर भी अपना
एक छत्र राज्य स्थापित करने की कोशिश न करे। विभिन्न सामुदायिक जोन में उपयोग के अधिकारों का निर्धारण, देशों के नौसैनिक अधिकार को भी सुनिश्चित करता है यूएन क्लॉज कहीं ना कहीं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं 16 जून को, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यूएन से संबंधित एक सवाल की गारंटी होती है कि एक सवाल पूछा ही जाएगा आपसे, गारंटेड होता है, पूछा ही पूछा जाता है। जैसे बुद्ध जैन का टॉपिक है तो एक सवाल की गारंटी होती है वहाँ से। 2022 का ही ईयर ऐसा था जहाँ पर बुद्ध जैन से सवाल नहीं पूछा गया था, नहीं तो यूपीएससी पीटी में गारंटेड होता है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। यूएन क्लॉज का भाग 15 संबंधित देशों के बीच विवादों के समाधान के लिए नियम निर्धारित करता है। यूएन क्लॉज के अनुच्छेद 281 के अनुसार संबंधित देश ऐसे विवाद को निपटाने के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक साधनों का चयन करने की घोषणा कर सकता है। समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, हैम्बर्ग जर्मनी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है नीदरलैंड। तदर्थ मध्यस्थता, यूएन क्लॉज के अनुबंध 7 के अनुसार इन सभी जगहों पर आप समुद्र से संबंधित विवादों को लेकर जा सकते हैं। मध्यस्थता विवाद निपटान प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब विवाद में शामिल देश द्वारा उपलब्ध विवाद समाधान साधनों के संबंध में कोई वरीयता व्यक्त नहीं की गई हो, तब इन चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यूएन क्लॉज के बारे में बेसिक जानकारी जो है उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 1982 में, कब 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा बनाया गया था यूएन क्लॉज के नियमों को। कब बनाया गया था? 1982 ईस्वी में। हो सकता है कि आपको क्रम में लगाने को दे दे कि क्रम में लगाइए ईयू की स्थापना कब हुई, क्योंकि ईयू भी चर्चा में है। यूएन क्लॉज कब लागू किया गया, गैट से डब्ल्यूटीओ कब बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, ये सारे के सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, कब बनाए ज़रा मुझे बताइएगा एक लाइन में करके कि कब कौन कौन सा चीज़ बना है, और इन सब को बोल देगा कि बताइए कब कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं। तो फिर आप वहाँ पर चकरा जाएंगे कि ये कितना कठिन सवाल पूछ लिया, जबकि चर्चा में रहता है ये। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं अमेरिका में क्या कांड हुआ जिसको लेकर हल्ला मचा हुआ है। अमेरिका में एक शिप जो है वो टकरा गया एक ब्रिज से और वो ब्रिज गिर गया। कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन जो शिप के क्रू मेंबर थे वो सारे के सारे भारतीय थे, वो सभी सुरक्षित हैं। उस न्यूज़ पर चलेंगे, लेकिन देखते हैं और कौन कौन से न्यूज़ हैं आपके लिए। अगला जो टॉपिक है, अगला जो न्यूज़ है आपका, वो है द हिंदू में एक एक्सप्लेन करके आते हैं, उसको हम लोग ज़रा समझते। देखिए इसमें क्या कहा गया है, द नीड टू कर ब्लैक कार्बन एमिशन। इन्होंने बोला कि ब्लैक कार्बन एमिशन को जो हम कम करना चाहते हैं वो बेहद ज़रूरी है। क्यों कम करना ज़रूरी है उसको भी देखेंगे। और इसमें साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें क्या है कि गैस सिलेंडर और गैस जो चूल्हा है वो फ्री में दिया जाता है पहली बार, और उसके पश्चात आपको रिफ़िल करवाना पड़ता है। उसके योगदान की भी चर्चा की गई है। इंडोर पॉल्यूशन की भी चर्चा की। इंडोर पॉल्यूशन अगर आपको नहीं पता होगा, इसका तात्पर्य होता है कि घर के अंदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनके कारण उत्पन्न प्रदूषण। अब ये क्या बोला है भाई, घर के अंदर कौन से ऐसे एक्टिविटी होते हैं? खाना पकाना, उसके कारण से धुआं या खाने का जो स्मेल होता है वो भी एक पॉल्यूशन होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज किए जाते हैं घर के अंदर, वो भी एक इंडोर पॉल्यूशन में आते हैं। उसके पश्चात पहले क्या होता था, खाना बनाने के लिए हम बायोमास का यूज करते थे, यानी कि लकड़ी, गाय के जो गोबर हो गया या भैंस का गोबर हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग करते थे। ये भी सब के सब इंडोर पॉल्यूशन का भी कारण बनते हैं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पुरुष तो जाते हैं नहीं किचन में। देखें यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो COP26 है उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम 2070 तक हम कार्बन इमिशन में हम लोग न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि जितना हम एमिट करेंगे उतना हम शोषण भी कर लेंगे पर्यावरण से। इसमें एक चीज़ और बोला गया कि ब्लैक कार्बन जो होता है उसको कम करना बेहद ज़रूरी क्यों है। इसमें बोला गया है कि भाई ब्लैक कार्बन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कार्बन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसके कारण से एक रिपोर्ट 2016 में आया था, उसमें बोला गया था कि रेसिडेंशियल सेक्टर जो है भारत में, घरेलू जो क्षेत्र है भारत में, घर के अंदर जो उपयोग क्या किया जाता है, वो कार्बन के एमिशन में 47% का योगदान देते हैं। ब्लैक कार्बन के एमिशन में 47% का योगदान घर से संबंधित चीज़ों से आती हैं। आपके घर से पॉल्यूशन आता था, 2016 का रिपोर्ट है।
बाकी जो 22% है वो इंडस्ट्री से आते हैं, 17% व्हीकल से आते हैं, 12% ओपन बर्निंग से आता है, 2% अदर सोर्स से आ सकते हैं। तो इसलिए ये जो घर के अंदर से पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, कितना परसेंट हिस्सा? 47% हिस्सा। ये कब का रिपोर्ट है? 2016 का है। 2016 का रिपोर्ट है। उसके पश्चात जब उज्ज्वला योजना को अच्छे से प्रसारित किया गया है तो इसमें कमी देखी गई है। इसमें ये देखा गया है कि उज्ज्वला योजना ने बहुत ही बड़े स्तर पर इस चीज़ में भूमिका अदा की है कि घर के अंदर जो पॉल्यूशन है, जो लकड़ी जलाने, कोयला जलाने, कावडंग जलाने, इनके कारण से होता था, उसमें कमी देखी जा रही है। इन 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वुड प्रोवाइड फ्री लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 2016 में ही उज्ज्वला योजना को इस रिपोर्ट के पश्चात से प्रकाशित लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि हम फ्री में एलपीजी गैस देने जा रहे हैं लोगों को, और करोड़ों लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में इस चीज़ पर चिंता भी जाहिर की गई है कि लगभग 25% लोगों ने रिफ़िल नहीं करवाया, एक बार भी रिफ़िल नहीं करवाया पैसे की कमी के कारण, क्योंकि गैस जो है वो महंगा हो गया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया इस न्यूज़ में कि ये जो उज्ज्वला योजना है इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो PM UY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं वो साल में मात्र 3.5 से 4 सिलेंडर का ही उपयोग कर रहे हैं। बाकी यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वो चूल्हा पर ही मेन खाना बनाते हैं, कभी कभार ही गैस का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ 12 महीने अगर आप एवरेज 4 सिलेंडर खपत कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यही होता है कि अभी भी खाना बनाने के लिए 100% गैस चूल्हे का उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या रोल अदा कर रही है। जैसे बोला गया कि भारत सरकार ने जो LPG का दाम बढ़ा, उसके पश्चात कुछ सब्सिडी भी बढ़ाए, और 2024 में अभी कुछ दिन पहले ही LPG का दाम भी कम किया गया। लेकिन ये जो कुछ रोल हैं ये कहीं न कहीं 100% जो है वो कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। लोग अभी भी सिलेंडर को ख़रीदने से हिचकिचा रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। क्यों? क्योंकि उनकी आय जो है वो उतनी नहीं है कि वो हर महीने सिलेंडर को अफोर्ड कर सकें, 5 लोगों के परिवार के लिए सिलेंडर को खरीद सकें। तो ये कुछ चिंताएं भी जाहिर की गई हैं। बाकी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता दिया मैंने आपको, कुछ डेटा भी मैंने आपको बताया है, उसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कुछ योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या आयुष्मान भारत योजना या फिर इस तरह की योजनाएं जो डायरेक्ट एक मास यानी कि बड़े स्तर पर नागरिकों को प्रभावित करता है, इस तरह की योजनाओं से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अब कोई एक छोटा सा योजना आया जिसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है या किसी विशेष छोटे से वर्ग के लिए आया है, तो वो आपसे हो सकता है कि नहीं पूछे। लेकिन जो मास को प्रभावित कर रहा है, जो हमेशा ही चर्चा में रहता है, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ये सब बड़ी योजनाएं चर्चा में ना रहती हो। तो इनको हर पॉइंट को अच्छे से कवर कीजिएगा, छोटा छोटा फैक्ट भी इसका कवर करके जाइए, क्या पता कौन सा फैक्ट पूछ ले। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, यही बोला जाता है ना, वो कितना, तो $32.9 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है, जो बहुत ही बड़ा स्तर है। क्या बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान ये $32.9 बिलियन का स्तर पर पहुंच गया है, जो काफ़ी बढ़िया। आप देखिए विदेशी मुद्रा भंडार अधिक रहने से क्या फ़ायदा होता है, देश में एक इकोनॉमिक रूप से स्टेबल माना जाता है। इसका मतलब ये भी माना जाता है कि हमारे इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरह से चल रही है, हम ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा करेंट अकाउंट में घाटा रहता है हमेशा तेल वेल के कारण से, और GDP के 2% के करीब में घाटा है। इस बार का जो रिपोर्ट है वो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो लगभग GDP के 2% के आसपास में है। इतना रहता ही है, ठीक है, इतना चल भी जाता, हम पचा लेते हैं इतना। लेकिन हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना हो गया है, $32.9 बिलियन। अब इससे क्या होता है, देश में एक स्टेबल इकोनॉमी रहती है, हमारे पास एक सुरक्षित भंडार रहता है, जो किसी भी आपदा की परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थिति में या कोई भी विपरीत परिस्थिति बनेगा तो हमारे इकोनॉमी के पास इतना बड़ा क्या है, तो शॉक एब्जॉर्बर रहता है कि हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व अभी भी बचा हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व में हम लोग रखते क्या क्या चीज़ें हैं, कभी आपने ये सोचा है? यही PT में पूछ लिया जाएगा आपसे बेसिक सवाल कि फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती है, वहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको मैं बता देता हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ,
कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान हमने करीब 44 बिलियन जो है वो ऐड किए हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व में। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या शामिल होता है उसको देख लीजिए, वहीं से आपका सवाल पूछा जाएगा। बाकी इसका क्या फ़ायदा हो सकता है वो तो मैंने 1-2 पॉइंट बता ही दिए हैं आपको। ओके, चलिए देखिए क्या क्या इसमें शामिल होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, इसमें हम डॉलर, US डॉलर को रखते हैं। दुनिया के जो बड़ी बड़ी करेंसी है, जैसे यूरोपियन यूनियन का हो सकता, चीन का डॉलर हो सकता है, चीन का पैसा हो सकता है, जापान की करेंसी हो सकती है। कुछ जो बड़े वैल्यूएबल करेंसी हैं दुनिया भर के, यूरो हो गया, US डॉलर हो गया, चीन का हो गया, जापान का हो गया और सिंगापुर का हो गया, इनको हम रखते हैं इसमें। ठीक है, उसके पश्चात स्वर्ण भंडार होता है, सोने का ट्रेंच होता है, स्वर्ण का भंडार होता है जो देश के पास होता है, रिजर्व होता है RBI के पास में। विशेष आहरण अधिकार SDR जिसको बोला जाता है, ये भी हम रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास में रिजर्व ट्रेंच जो होता है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। ये 4 मुख्य चीज़ें हैं। और विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में अलग अलग करेंसी भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, US डॉलर ही केवल नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 मुख्य चीज़ें होती हैं जिसको हम विदेशी मुद्रा भंडार में या फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर RBI के द्वारा मैनेज किया जाता है, रखा जाता है। इसी में वृद्धि होती है तो कभी कमी होती है। ये दुनिया के जो व्यापार चक्र है उससे प्रभावित होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से प्रभावित होता रहता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। अब चलते अगले टॉपिक पर, US के जहाज़ वाले टॉपिक को देखते हैं कि क्या है वो न्यूज़, क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में है, कितना बड़ा हादसा था, पूरा ब्रिज कोलैप्स कर गया। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़, देखिए क्या है। देखिए बाल्टीमोर एक जगह है, छोटा सा पोर्ट सिटी है और US में है ये। US का कौन सा राज्य? मैरीलैंड राज्य है। कहाँ पर है ये? तो US के पूर्वी कोस्ट पर है, US के पूर्वी तट पर है ये राज्य। मैं दिखाता हूँ, अभी मैप दिखाऊंगा आपको। वहाँ पर एक नदी है, उस नदी में US के बाल्टीमोर जो शिप यार्ड है वहाँ से, जो उसका बंदरगाह है वहाँ से एक जहाज़ जो है वो निकला और उस जहाज़ ने थोड़ी देर के पश्चात ही, निकलने के पश्चात ही मेडे की घोषणा कर दी। मेडे का तात्पर्य होता है कि एक्सीडेंट होने वाला है और अंतिम पल है, अब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हवाई जहाज़ में भी ये पायलट बोलते हैं मेडे मेडे, जब एक्सीडेंट हो जाता है, हवाई जहाज़ क्रैश करता है और जहाज़ में भी बोलता है। तो मेडे को उन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद उनका व्हीकल पर कंट्रोल खो दिया उन्होंने। और व्हीकल जो है, ये जो जहाज़ है, ये किससे टकरा गया? तो जो ये ब्रिज था, ब्रिज के खंभे से टकराया और उसके पश्चात ब्रिज जो है पूरा गिर गया। वीडियो उसका सामने आया, ब्रिज पूरा कोलैप्स कर गया, पानी में बिखर गया। और ये US के मैरीलैंड शहर का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज में से एक था और ये गिर गया है। इसके पश्चात देखिए, अब इसका मैप देख लीजिए, उस नदी का नाम देख लीजिए, यहीं से आपके सवाल बनेगा। देखिए ये है वॉशिंगटन शहर है, उसके ठीक बगल में ही है ये मैरीलैंड। यहाँ पर देखिएगा आपको वॉशिंगटन, इस तरफ है ये वॉशिंगटन, यहाँ पर आपको मैरीलैंड दिखेगा। ये देखिए बाल्टीमोर है और यहीं पर, कहाँ पर, तो अगर थोड़ा सा जूम करें, अभी दूसरा मैप भी मैं दिखाऊंगा, तो यही वो रिवर है जिसमें यहाँ पर बाल्टीमोर पोर्ट के पास से ये जहाज़ सामान लेकर निकल रहा था। यहीं पर आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा ये रास्ता, यही वो ब्रिज है, जो ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अभी मैं और आपको मैप दिखाता हूँ और इस नदी के बारे में भी बता देता हूँ। मैरीलैंड है, कौन सा है ये? तो मैरीलैंड राज्य है जो US का है। बाल्टीमोर शहर है जो पोर्ट सिटी, अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों में से एक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगला मैप देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टोनी क्रीक के पास में पातापेस्को भी बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, लेकिन यही उस रिवर का नाम है जिस रिवर पर ये ब्रिज है। ये रहा वो ब्रिज। ओके, यही वो ब्रिज है जो कोलैप्स कर गया। यहीं पर था बाल्टीमोर का क्या? तो यहाँ पर है बाल्टीमोर का पोर्ट, जहाँ से ये जो जहाज़ है ये सामान लेकर निकल रहा था। उसी के दौरान ये हादसा हुआ। हादसे के बाद ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया। ब्रिज का नाम क्या है? इस ब्रिज का नाम है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। क्या नाम है इसका? फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये सारे जो छोटे मोटे फैक्ट हैं इनको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। क्रीक वगैरह का भी नाम ध्यान में रखिएगा। मैप पर आपको मैंने लोकेशन भी दिखा दिया है कहाँ पर है ये यूनाइटेड स्टेट का। यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी तट पर स्थित ये शहर है और राज्य का नाम है मैरीलैंड, उसमें शहर है बाल्टीमोर। तो ये आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर कर दिए हैं। आपको कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे न्यूज़ मैंने कवर किए हैं आज। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कोई फीडबैक देना हो तो निस्संदेह दीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिए। अब समय नहीं है, नहीं तो फिर आपको 2025 सितंबर का वेट करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है वेट करने में, सालों साल का प्रोसेस होता है। एक बार फेल होंगे, 1 साल आगे। समझ रहे हैं ना आप? समझिएगा ज़रा ध्यानपूर्वक इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।